Subscribe our channel, The Diplomatic Mirror, and press the bell icon to get notified about our new videos. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजशम भूषण दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का द डिप्लोमेटिक मिरर के इस वीडियो में। गलवान इंसिडेंट के बाद भारत और चाइना के संदर्भ में कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे इंडिया अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड को चेंज करने की सोच रहा है और एग्रेसिव करने की सोच रहा है या फिर पहले से बदलने की सोच रहा है। उस क्रम में हमने हांगकांग के इशू पे बात की, ताइवान के इशू पे बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे वियतनाम के इशूज पे। ये टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए जीएस पेपर सेकेंड, सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन, सब सेक्शन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड सुपर पावर, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड आसियान कंट्री, या फिर यूँ कहें कि इंडिया एंड साउथ चाइना सी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा द डिप्लोमेटिक मिरर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे अगले आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम वियतनाम के ज्योग्राफिकल स्टेटस के बारे में जानेंगे। हम इंडिया से हट के पहले चाइना और वियतनाम के खुद के संदर्भ के बारे में जानेंगे। इंडिया और फिर वियतनाम, इंडिया और वियतनाम के बीच कैसे संबंध रहे, उनके संबंधों के महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हैं, डिफेंस सेक्टर में हम कैसे हैं, आगे आने वाली क्या संभावना है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इसके लोकेशन से। वियतनाम साउथ ईस्टर्न एशिया का पार्ट है, एक देश है। ये एपेक और आसियान का मेंबर है। समुद्री सीमा इसकी गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ टोंकिन और गल्फ साउथ चाइना सी से मिलती है, जबकि लैंड बॉर्डर चाइना, कंबोडिया और लाओस से मिलती है। इसकी पूरी कोस्टलाइन 3444 किलोमीटर है। इसका पूरा नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये कम्युनिस्ट टाइप गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट टाइप स्टेट है। फ्रांस से ये आज़ाद हुआ 2 सितंबर 1945 को और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसकी 16वीं रैंक है। इसका मतलब अच्छा खासा मार्केट है। इंडिया से इसके संबंधों की चर्चा से पहले चाइना के संबंधों में बात करें तो वियतनाम और चाइना का अनुभव बीते समयों में काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका और वियतनाम के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे, अमेरिका ने कितनी बमबारी की वियतनाम के ऊपर, लेकिन आज वियतनाम और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध है, ट्रेड रिलेशंस हैं। उसी प्रकार वियतनाम और चाइना के मध्य भी वार हुआ 17 फरवरी से 16 मार्च 1979 के बीच में, जो 3 हफ्ते और 7 दिन का वार चला। हालांकि इस वार में दोनों साइड्स क्लेम करती हैं विक्ट्री के लिए, लेकिन चाइना को पीछे हटना पड़ा वियतनाम की ज़मीन से, तो निश्चित रूप से ये वियतनाम की ही जीत हुई थी। हालांकि अब समय बदल गया है, अब चाइना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इनके बीच वार के इतिहास रहा है, लेकिन आज के समय में इन दोनों के बीच ट्रेड होता है। अब अगर भारत और वियतनाम के बीच बात करें तो ख़ास करके 2014 के बाद, जब से पीएम मोदी हुए हैं, सत्ता में आए हैं पीएम मोदी, जो भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से चाइना के संदर्भ में खास करके भारत के इन दक्षिण पूर्वी देशों की महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें वियतनाम शायद वो रोल न प्ले करे जो चाइना के लिए पाकिस्तान साउथ एशिया में प्ले करता है, लेकिन हाँ वियतनाम महत्वपूर्ण रोल जरूर प्ले कर सकता है। भारत और वियतनाम के एंशियंट लिंक्स हैं, एंशियंट रिलेशन है बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। और दूसरी तरफ वियतनाम को भी ज़रूरत है साउथ चाइना सी में स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। चाइना का काउंटर करने के लिए किसी देश की ज़रूरत है और भारत से बढ़िया ऑप्शन उसके लिए कोई भी नहीं है। भारत और ताइवान के बीच अगर संबंधों की हम मोटी मोटा चर्चा करें तो उस पर डिफेंस और ऑयल एक्सप्लोरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण दो पहलू हैं। ताइवान और चाइना के बीच जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, या यूँ कहें कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर है साउथ चाइना सी में। वियतनाम अपना जहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताता है वहाँ तक चाइना नहीं मानता है। चाइना कहता है कि आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक नहीं बल्कि और पीछे तक है। भारत और ताइवान के बीच जब ऑयल एक्सप्लोरेशन पे डील साइन हुई तो चाइना ने हिंदुस्तान से कहा कि आप ये यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है ताइवान का। लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की और भारत और ताइवान के बीच इनकी दोनों देशों की कंपनियां ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं। हालांकि भारत को यहाँ पे कोई विशेष लाभ मिला नहीं है, तेल मिले नहीं है, तेल के भंडार, लेकिन एक्सप्लोरेशन जारी है। भारत एक इंडो म्यांमार
थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पे काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान के दीमापुर से शुरू होगी, इम्फाल होते हुए बैंकॉक तक जाएगी। अगर वियतनाम इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो भारत उस थाईलैंड से ट्राइलेटरल हाईवे को और आगे बढ़ाएगा और वियतनाम तक ले जा सकता है। वियतनाम में अगर वो हनोई तक ले जाता है तो उसे लाओस होके जाना पड़ेगा। अगर वो साउथर्न ताइवान के सिटीज़ में ले जाना चाहता है तो उन्हें कंबोडिया होके जाना पड़ेगा। लेकिन ये सोचिए, अगर वियतनाम तक इस सड़क की पहुंच हो जाती है तो सड़क मार्ग से भारत की साउथ चाइना सी तक पहुंच हो जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हिंदुस्तान के लिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर ताइवान इस प्रोजेक्ट में जुड़ता है। और जहाँ तक डिफेंस की बात है तो अगर 2018 तक बात करें तो भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की बात कर चुका है ताइवान को, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल देने की बात कर चुका है। भारत में वियतनामी फाइटर्स पायलट्स को भी ट्रेन करने की बात की है जो सुखोई 30 उड़ा सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ इंडिया और वियतनाम डिफेंस सेक्टर में। फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई मई 2018 में वियतनाम और इंडिया के बीच में। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला नेवल एक्सरसाइज था, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पहला जो नेवल एक्सरसाइज हुआ वो साउथ चाइना सी में हुआ, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत और ताइवान के लिए और ख़ुद भारत के लिए, साउथ चाइना सी के इस स्थिति को देखने के लिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगा साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस के लिए जो इंडिया में, उस पर आप साउथ चाइना सी की जियोग्राफी को और वहाँ की पॉलिटिक्स को और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अब आज इस समय हम गलवान इंसिडेंट के बाद भारत वियतनाम की बात क्यों करते हैं, क्यों करना ज़रूरी हो गया? ज़रूरी इसलिए हो गया है कि गलवान इंसिडेंट के पहले और हाल में ही ताइवान और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में दोनों के नेवल फोर्सेस के बीच क्लैशेस हुए, जिससे ताइवान और चाइना के बीच भी काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल है। और गलवान इंसिडेंट की वजह से भारत और चाइना के भी टेंस माहौल है। और इस पेंडेमिक के दौरान आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि इस पेंडेमिक के दौरान जब जिनपिंग की इनके देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा जब विरोध होने लगा तो उन्होंने एक तरह की एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने की सोची, जिससे उनके अंदर विरोध दब सके। जिसके क्रम में उन्होंने हांगकांग को एनेक्स करने की बात की, ताइवान पे एग्रेशन पॉलिसी की, भूटान के लैंड को एनरोचमेंट करने की बात की, नेपाल का लैंड एनरोचमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं वो। भारत के साथ लद्दाख में उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, अरुणाचल में एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने की हाल फिलहाल में बात कर रहे हैं वो। ताइवान से लेके उनका इशू पहले ही से था, वियतनाम को लेके इशूज हो ही गया साउथ चाइना सी में, फिलीपींस से लेके भी इशू हो गया, अमेरिका के प्रति वो एग्रेसिव हो ही चुका है, रशिया से लेके भी पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट को लेके वो टेंस माहौल बना रहा है। तो पूरी तरीके से इस पैटर्न पे चल रहा है कि एग्रेसिव पॉलिसी अपनाओ ताकि इस पेंडेमिक के दौर में कोई इसे दबा ना सके, क्योंकि अगर वो शांत रहेगा तो शायद पेंडेमिक का बहाना लेके उसकी गलतियां बताकर लोग दबा सके। तो इस वजह से चाइना एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है और इस वजह से इंडिया और वियतनाम हाल के सिचुएशन में एक नेचुरल अलायंस बन जाते हैं। जैसा मैंने पहले ही बोला कि पाकिस्तान जो काम करता है चाइना के लिए, कि नॉर्दर्न जो फेस है, कश्मीर का जो रीजन है, चाइना चाहता है पाकिस्तान की मदद से वहां शांति पैदा करे ताकि भारत अपने उन्हीं अंदरूनी मसलों में बिजी रहे और वो चाइना की तरफ ध्यान न दे पाए। हालांकि जो पाकिस्तान रोल करता है वो वियतनाम नहीं कर सकता, क्योंकि वियतनाम की अपनी मजबूरियां हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो चाइना को ज़्यादा गुस्सा वो नहीं करना चाहेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि चाइना को कुछ भी करो, वो अपना जो रवैया है वही अख्तियार किए हुए और वही अख्तियार किए रहेगा। इस वजह से दोनों ही देशों को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, ये चूंकि ये दोनों नेचुरल अलायंस है, क्योंकि इनका कॉमन एनिमी है। तो इस सिचुएशन में एक नए सिरे से भारत और वियतनाम को अपने डिफेंस के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा एक नए सिरे से, जो वर्तमान समय की ज़रूरत है। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तिब्बत और साउथ चाइना सी के इश्यूज़ के बारे में कि उन पे हमारी क्या डिप्लोमेटिक स्टैंड होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा सहयोग करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।